हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ। लास्ट क्लास में हम लोग फ्लावर डिस्कस कर रहे थे, स्टार्ट हो गया था चैप्टर, आज वही कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने फ्लावर में कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि जो कोई भी प्लांट बॉडी है तो उस प्लांट बॉडी में दो तरीके के पार्ट्स बताए थे आपको, एक तो वेजिटेटिव पार्ट्स एंड दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स थे जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स थे जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा था? रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फ्लावर इज़ बेसिकली द रिप्रोडक्टिव साइट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो फ्लावर वो जगह है जहाँ रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाएगा फ्लावर। फाइन, तो फ्लावर क्या है, क्या इसका यूज़ है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख ली थी। इसके अलावा लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लावर हैं उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है हम लोगों ने डायग्रामेटिक सेक्शन स्टडी किया था, इसका डायग्राम वायग्राम आप लोगों को बनवाया गया था, बना लिया होगा आप लोगों ने, लेबलिंग कर ली होगी। तो आज उसी डायग्रामेटिक व्यू को हमें डिटेल में पढ़ना है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि जो फ्लावर प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है उस फ्लावर का काम तो हमने समझ लिया। अब उस फ्लावर के जो वेरियस पार्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेमन हो, चाहे वो पिस्टल हो, कार्पल हो, है ना, या ये सब चीज़ें जो सेपल्स हो, पेटल्स हो, ये जितने भी पार्ट्स हैं इनका क्या यूज़ है और ये किस तरीके से प्लांट बॉडी को हेल्प पहुंचाते हैं, नेचर ने इन्हें क्यों रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे। बेसिकली आज हम फ्लावर के पार्ट्स डिटेल में सीखेंगे। ओके क्लास, तो आज आप लोग अगली हेडिंग बनाइए, ये मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर ही दिया। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ आज की क्लास के लिए, डायग्रामेटिक सेक्शन यानी कि एलएस पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गया था। अगली हेडिंग बनाइए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ने से पहले कुछ एक और डेफिनेशंस हैं, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेंटर में लिखो फ्लावर और इसको स्प्लिट कर लो, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक है, इसी को ही परफेक्ट फ्लावर और यहाँ पर लिखेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर। लिखिए इसको। कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। हाँ जी, अब इसको समझते हैं। देखो, तो फ्लावर में मेनली जो आपको पार्ट्स बताए गए थे वो दो थे। कौन कौन से? एक थे एसेंशियल पार्ट्स, अभी कुछ भी मत लिखना, पहले समझ लो। फ्लावर के पार्ट्स जो थे वो दो तरीके के पार्ट्स थे ना भाई, एसेंशियल पार्ट्स और दूसरे थे नॉन एसेंशियल पार्ट्स। यानी कि इन्हीं को ही आप बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और इन्हीं को ही आप बोल रहे हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फाइन, यानी कि फ्लावर में भी बेसिकली वो पार्ट्स जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है या जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूर मतलब जहाँ बेसिकली रिप्रोडक्शन हो रहा है, उन पार्ट्स को आप बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? एसेंशियल पार्ट्स। और फ्लावर के वो पार्ट्स जहाँ जो रिप्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ रिप्रोडक्शन तो नहीं होता लेकिन वो रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इसलिए उनको आप क्या बोल देते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट्स या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इन्हीं को ही आप एसेसरी पार्ट्स भी बोल देते हैं और इन्हीं को ही आप मेन पार्ट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्लांट बॉडी में जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्शन की साइट है। ठीक है, वहाँ रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो फ्लावर में भी वो पार्ट्स जो जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है वो मेन होंगे ना, तो इसलिए उनको हमने मेन बोला। और जो रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करें उनको आपने बोल दिया एसेसरी। एसेसरी मीन्स ये मेन नहीं है, ये हो ना हो चल जाएगा, लेकिन इनका होना
अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर पार्ट्स में दो मेन पार्ट्स हैं, एक हैं उस दिन आप लोगों को लिखवाया गया था स्टेमन, और दूसरे हैं पिस्टिल। ऐसे ही यहाँ पर नॉन एसेंशियल पार्ट में सेपल्स एंड अनदर वन इज पेटल, ठीक है क्लास। तो ये बातें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डायग्राम में बताई थी, आप लोग डायग्राम देख लीजिए। स्टेमन, पिस्टिल, सेपल एंड पेटल, ये आप लोग डायग्राम में देख लीजिए कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करवा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्लावर पार्ट्स आपको मेन मैंने बता दिए। अब बात करते हैं परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर की। देखो कंप्लीट का मतलब क्या, जिसमें सारे पार्ट्स हो। तो अगर फ्लावर में ये चारों के चारों पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से, स्टेमन, पिस्टल, सेपल, पेटल, डायग्राम देखो भाई साथ साथ। तो चारों के चारों पार्ट्स अगर आ रहे हैं, आपको पेटल्स भी दिख रही हैं, ग्रीन लीव्स भी दिख रही हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है, मतलब एक फ्लावर में चारों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे, कंप्लीट, ठीक है, या परफेक्ट फ्लावर। लेकिन अगर एक भी मिसिंग है, एक भी, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर। फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो कोई फ्लावर है, उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तीन पार्ट्स प्रेजेंट हुए, स्टेमन प्रेजेंट हुआ, सेपल और पेटल, पिस्टिल नहीं है। तो अगर एक भी पार्ट मिसिंग हो गया, तो उस कंडीशन में उस फ्लावर को आप क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट। फाइन। तो अब दो टर्म्स आती हैं फ्लावर के केस में, दो टर्म्स आती हैं, दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अभी कुछ भी नहीं लिखना भाई, सब लिखवाया जाएगा, और दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। क्लियर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या तो वो स्टेमन, या तो उसमें स्टेमन प्रेजेंट हो, या फिर उसमें पिस्टिल प्रेजेंट हो। अगर स्टेमन प्रेजेंट है तो स्टेमिनेट, और अगर पिस्टिल प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट। फाइन। और बाइसेक्सुअल मीन्स जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, स्टेमन भी और पिस्टिल भी। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल इन दोनों फ्लावर्स में से कौन सा फ्लावर इनकम्प्लीट की कैटेगरी में आएगा, कौन सा फ्लावर इनकम्प्लीट कैटेगरी में आएगा, मतलब वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाएगा। ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में सेपल पेटल तो होंगे ही ना 100%, बट इन दोनों में से कोई एक होगा। फाइन। तो इसीलिए जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है दैट विल बी इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट फ्लावर, ठीक है क्लास। और कंप्लीट आपको बताइए जिसमें चारों प्रेजेंट हो। तो ये तीनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी। फ्लावर पार्ट्स जो हैं उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है डिपेंडिंग कि वो कितने मेन हैं या कितने एसेसरी हैं। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन आपको बता दी कि चारों पार्ट्स अगर प्रेजेंट है तो कंप्लीट, चारों में से कोई भी एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट। और तीसरी बात आपको बताइए कि फ्लावर जो है वो दो तरीके का होता है डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट। तो एक हो गया स्टेमिनेट, सॉरी एक हो गया यूनिसेक्सुअल, दूसरा हो गया बाइसेक्सुअल। ओके। तो ये सारी बातें आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद वन बाय वन हम लोग यही चारों पार्ट्स जो हैं डिटेल में समझेंगे कि फ्लावर के अंदर ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आप कोई फ्लावर देखो, आप लोगों के घरों में भी पॉट्स वगैरह में लगे होंगे प्लांट्स वगैरह, तो फ्लावर करते होंगे, वो फ्लावर वगैरह देते होंगे, या कहीं भी आप लोग देखो तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ और आप लोग ये जान पाओ कि ये सब पार्ट्स जो हैं ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके। चलो इसको कंप्लीट करो। इसमें लिखेंगे भाई द फ्लावर हैविंग all the four walls, WHORLS, फोर वॉल्स। वॉल्स मतलब फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, ब्रैकेट में लिख लेना नहीं पता रहे तो। फ्लोरल पार्ट्स, द फ्लावर हैविंग ऑल द फोर वॉल्स
called complete or perfect flower. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ तो देखा ही है आप लोगों ने, तो रोज़ में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, हाँ, पेटल्स भी मिलेंगी, बड़ी कलरफुल सी पत्तियाँ भी मिलेंगी, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मिलेंगे. ओके, तो दैट विल बी कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर. नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट फ्लावर. इसमें लिखो द फ्लावर हैविंग the flower which doesn't possess all four whorls called imperfect or incomplete flower. For example, क्यूक्यूम्बर. ठीक है, तो क्यूक्यूम्बर में आप देखो मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल होता है कहने का मतलब. तो मेल फ्लावर्स किसी की बॉडी पे आएंगे, फीमेल फ्लावर्स दूसरे प्लांट की बॉडी पे आएंगे. तो उन फ्लावर्स में सपोज मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, स्टेमन. ठीक है, पिस्टल एब्सेंट है, तो इसलिए वो मेल फ्लावर हो गया. ऐसे ही फीमेल फ्लावर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें पिस्टल प्रेजेंट है और स्टेमन एब्सेंट है. तो अब कोई चीज़ अगर एब्सेंट हो गई तो उस कंडीशन में फ्लावर कौन सा हो जाएगा, इम्परफेक्ट. फाइन, ऑल दी फोर वोल्स कॉल्ड इम्परफेक्ट. नेक्स्ट लिखें भाई, फ्लावर पार्ट्स ब्रैकेट में वॉल्स, ये दो तरीके के. नेक्स्ट है ये पहला आप लोग चार्ट बनाना, उसके बाद दूसरा चार्ट ये बनाना. तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लो, ये सेकंड चार्ट है, ये फर्स्ट है. एसेंशियल वॉल्स और दूसरा लिखो नॉन एसेंशियल वॉल्स. फाइन, एसेंशियल वॉल्स में ही मेन पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. यही नॉन एसेंशियल में एसेसरी पार्ट्स और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. लिखिए भैया, इसमें लिखो एसेंशियल वॉल्स में द फ्लोरल पार्ट्स where reproduction occurs. The floral parts where reproduction occurs. The floral parts या the flower parts which, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, द फ्लोरल पार्ट्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. ये ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, ये आप रहने दीजिए, आप थोड़ा एडिटिंग कर लो. द फ्लोरल पार्ट्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है. फाइन, एंड द फ्लोरल पार्ट्स विच आर इनडायरेक्टली, माइंड द वर्ड,
इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये इनडायरेक्टली है। ये अगर नहीं भी हो तो भी एक तरीके से काम चल जाएगा, लेकिन अगर यही ना हो मेन पार्ट्स, तभी तो ये मेन है, तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। फाइन। द फ्लोरल पार्ट्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, उनको आप बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या है, ऐसे लिखो, स्टेमन, पिस्टिल। फाइन। और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए सेपल, पेटल। कंप्लीट करिए इसको। तो स्टेमन और पिस्टल में रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेपल्स ग्रीन लीव्स हैं जो फ्लावर में प्रेजेंट होती हैं, उस दिन आप लोगों को दिखाई गई थी, डायग्राम साथ साथ देखते चलें। पेटल्स जो हैं दे आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ रिप्रोडक्शन थोड़े ना हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। कैसे, वो भी हम सीखेंगे। फाइन। ये चैप्टर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर जो है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, वो इसी पे ही बेस्ड है। दैट्स वाई। थर्ड चार्ट बनाओ। फ्लावर दो तरीके के, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। The flower having only, the flower having either stamen or, mind the word either, pistil, या तो stamen हो या pistil हो, called unisexual flower। यहाँ लिख लो, the flower having both the reproductive organs, ब्रैकेट में, that is stamen as well as pistil, कॉमा डाल के लिखेंगे called bisexual flower। दोनों होने चाहिए, तो बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स टू, यूनि मीन्स सिंगल। ठीक है, बताइए आप लोगों को। यहाँ एग्जाम्पल लिख लो, पपाया। ठीक है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो कैटेगरीज बनती हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कुड बी स्टेमिनेट और कुड बी पिस्टिलेट। ओके, तो स्टेमिनेट में क्या प्रेजेंट होगा, स्टेमन। ठीक है, पिस्टल में पिस्टिलेट में पिस्टिल, बाकी यहाँ पर स्टेमन नहीं होता। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पिस्टिल नहीं होती। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेना, फ्लावर हैविंग ओनली पिस्टिल, फ्लावर हैविंग ओनली पिस्टिल। ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर हैविंग ओनली, हाँ जी, है ओनली व्हाट, फ्लावर हैविंग ओनली स्टेमन। ओके, बाइसेक्सुअल में एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं है, जो यहाँ लिखवाए जा रहे हैं वही लिखना है आप लोगों को। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बस सही होने चाहिए। ये नहीं कि बाइसेक्सुअल में पपाया चिपका दो जो मर्जी नहीं। ये हो गया होगा कंप्लीट।
तो ये सब हो गया है कंप्लीट। आप लोगों को फ्लावर जो है उसका जनरल स्ट्रक्चर बता दिया कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फाइन, और उन पार्ट्स के बेसिस पे फ्लावर कितने तरीके के होते हैं वो भी दिखा दिया, ठीक है, कि यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। फ्लोरल पार्ट्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन हमने सीख लिया कि कुछ पार्ट्स मेन पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स मेन नहीं है, एसेसरी हैं। एसेसरी मीन्स जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो, फाइन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीख ली। अब एक एक करके हमें सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, ओके। अभी तक कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, हमने सिर्फ अभी फ्लावर का स्ट्रक्चर सीखा है कि जो फ्लावर है, ये फ्लावर है ना भाई, लास्ट क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, बनाना नहीं है, बनवा दिया गया है, ठीक। तो जो फ्लावर है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पेटल्स, सेपल्स, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हमें पढ़नी है, ओके। चलो वन बाय वन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगली हेडिंग बनाओ। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अगली हेडिंग बनाइए पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ब्रैकेट में लिखो वॉल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। वॉल्स मतलब एक तरीके से आप फ्लोरल पार्ट्स समझ लो। तो उसमें नंबर 1 स्टेमन, ठीक है, पहले लिखेंगे स्टेमन। इसमें लिखिए भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम, ठीक। अब एक बार समझ लीजिए क्या कंसेप्ट है। फ्लावर आप लोग देख रहे हो, तो जो फ्लावर है इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही क्या कहा जाता है, मैं इसको आप देखिए रेड कलर से जूम कर रखा है, ठीक है, रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो ये पूरा पार्ट जो होगा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाएगा। तो इस पार्ट को ही हम स्टेमन बोलते हैं। अगर ये एक है तो स्टेमन, क्योंकि एक तो होता नहीं, कई सारे होते हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना, बहुत सारे आपको ये दिखाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ये माइक्रोस्कोप के आंखों से दिख जाते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये काफ़ी सारे होते हैं नंबर में, इसलिए कलेक्टिवली उनको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रो मीन्स मेल, ANDRO, फाइन। तो ये एंड्रो वर्ड मेल के लिए लगाते हैं, इसीलिए इन सबको मिलाकर के बोलते हैं एंड्रोशियम, फाइन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर ये जो स्टेमन वाला पार्ट है इसको अगर दिखाया जाए कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को, पहले समझ लीजिए। तो और ये हो गया थैलेमस। तो आप लोग देखो ये है थैलेमस, लास्ट टाइम लेबलिंग लिखवाई थी ना, ये थैलेमस है। तो थैलेमस को यहाँ दिखा दिया इस तरीके से, ये पेडिसेल है, ओके। और उसके बेस से क्या राइज हो रहा है, पूरा का पूरा स्टेमन, क्लियर। तो उसमें ये जो बेस है, इससे जो ये पूरा पार्ट अटैच्ड है इसको कहते हैं हम फिलामेंट, इसे कहेंगे फिलामेंट। और इतने पार्ट को हम बोलते हैं एंथो, ठीक है, इसे कहेंगे एंथो। तो ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है एंथो, इसे कहते हैं इस पाइप को फिलामेंट। और यही पाइप जो है किससे अटैच होता है, थैलेमस से। तो थैलेमस इज बेसिकली रिसेप्टिकल, यानी कि बेस ऑफ फ्लावर, जिस पे सारे के सारे पार्ट्स टिके हुए हैं, उसी पार्ट को आप क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो आप लोग देख रहे हो सारे पार्ट्स इसी पे टिके हुए हैं, लास्ट क्लास में बता दिया होगा मैंने। तो इसीलिए इसको बेस ऑफ फ्लावर बोला जाता है।
ये हो गया पेडिसेल। ठीक है भाई क्लास। तो स्टेमन के दो पार्ट्स हो गए, एक तो एंथर ऊपर वाला पार्ट और दूसरा क्या हो गया, फिलामेंट। तो फिलामेंट का रोल क्या हुआ, कनेक्ट्स एंथर विद थैलेमस। एंथर को किससे कनेक्ट कर रहा है, थैलेमस से। और एंथर का रोल क्या हुआ, पहले आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए फिर समझते हैं एंथर का क्या रोल होगा। एंथर का रोल देखो, तो ये जो एंथर है इसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, फाइन। इसको हमने इस तरीके से कट किया, इसको आपने ऐसे काट दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंथर मान लो, इसको मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। तो जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कट करा तो मुझे ऊपर से जो भी दिखाई दिया वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो, सपोज़ ये मार्कर है तो इस मार्कर को इस तरीके से कट कर दिया गया। जब इसको कट करेंगे तो जो भी पार्ट होगा वो फॉल डाउन गिर जाएगा। तो जो भी हमें यहाँ दिखाई दिया कट करने के बाद, जो भी यहाँ दिखाई देगा ऊपर, जो भी पार्ट ऊपर आएगा, जो भी ऊपर हमें दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, फाइन। तो उस कटिंग को हम बोलेंगे सेक्शन। और इस तरीके से हमने जो कटिंग करी है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद जो हमें डायग्राम ऑब्टेन हुआ है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं टीएस, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। तो टीएस यानी कि ये डायग्राम जो हमें प्राप्त हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। यानी कि इसको इस तरीके से कट करने के बाद जो भी हमें दिखाई दिया ये वो है, क्लियर। तो ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि टीएस। तो जब भी हम एंथर को इस तरीके से कट करेंगे देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है, क्या काम होता है इसका, ये पता लगाना ज़रूरी है ना। तो पता लगाने के लिए पहले कटिंग वटिंग करना ज़रूरी है, अंदर चेक करने के लिए। तो हमने जब कटिंग करी तो देखा कि अंदर क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैविटीज़ मिली। ये वाला जो लोब है वो हमने यहाँ दिखा दिया, और ये वाला जो पूरा लोब है इसको इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, दो लोब्स दिख रहे हैं ना आपको, एक ये और एक ये। तो एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, फाइन। इसलिए इसको बाई लोब्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कैविटीज़ हैं, इन्हीं कैविटीज़ को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कई सारी हैं इसलिए स्पोरेंजिया, एक होती तो स्पोरेंजियम। ओके, तो प्लूरल वर्ड हो गया स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसी के अंदर डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स। इसको आप पॉलन सैक्स भी बोल देते हो, ठीक है, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पॉलन ग्रेन्स डेवलप हों। तो इसके अंदर मैं यहाँ डॉट्स की फॉर्म में दिखा रही हूँ, ये कुछ पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। अभी आप लोग कुछ भी मत बनाइएगा, पहले समझ लीजिए। तो पॉलन ग्रेन्स को यहाँ दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये ब्लैक से पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अब एक बार समझो क्या बताया मैंने आप लोगों को। ये बोला कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में वो होता है स्टेमन, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। वो बहुत सारे होते हैं नंबर में, तो कलेक्टिवली आप क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, यहाँ कॉमा लगा लेना। तो यहाँ जो एंथर है, इसी एंथर का हम डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके फंक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके फंक्शन को समझने के लिए पहले इसको काटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कटिंग करना बहुत ज़रूरी है कि अंदर जो है क्या काम चल रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ये तो इसका तो क्लियर ही है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो एंथर जो है उसको समझने के लिए कटिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने इसकी इस तरीके से कटिंग करी तो हमें अंदर से कुछ ऐसा दिखाई दिया डायग्राम। तो हमने देखा 4 कैविटीज़ मिल रही हैं, 2 एक लोब के अंदर, 2 कैविटीज़ दूसरे लोब के अंदर। तो ये जो 4 कैविटीज़ हैं इनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, नाम रख दिया माइक्रोस्पोरेंजिया, फाइन। तो क्योंकि स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, और स्पोर्स कौन से डेवलप हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं
उन्हीं को ही आप क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट है, क्या होते हैं वो भी समझा रहे हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन्स को आप मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेट्स नहीं है, गैमेटोफाइट है। ओके, गैमेट अलग चीज़ है और गैमेटोफाइट अलग है। तो पॉलन ग्रेन्स जिस जगह डेवलप हो उसी को ही आप क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन साक्स। ओके क्लास, इतना तो समझ में आ गया होगा। और माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर वर्ड किसके लिए आ रहा है, पॉलन ग्रेन्स के लिए आ रहा है। और माइक्रो क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें नेकेड आई से ये नहीं दिखते, मतलब हवा में अगर पॉलन ग्रेन्स घूम रहे हैं तो वो पता नहीं चलेंगे हमें। क्लियर। तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेटोफाइट का मतलब वो स्ट्रक्चर जो अपने अंदर क्या रखे, गैमेट्स को रखे। मतलब वो खुद गैमेट नहीं है लेकिन अपने अंदर क्या स्टोर करे हुए है, गैमेट्स को स्टोर करे हुए है। इस वजह से उसको आप क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है क्लास, इतना तो समझ में आ गया होगा कि गैमेटोफाइट का मतलब कोई भी वो स्ट्रक्चर जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट हैं या स्टोर्ड हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं गैमेटोफाइट, आसान भाषा में। तो इसलिए पॉलन ग्रेन्स को हम क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो आप लोग अब क्या करो, ये डायग्राम वायग्राम तो बन ही क्या होगा, अब इसको आप लोग ढंग से बना लीजिए। कंप्लीट करो भैया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें एंथो, एंथर के ब्रैकेट में लिख लेना बाइलोब्ड। क्यों बोल रहे हैं बाइलोब्ड, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू। दो लोब्स है ना, इसलिए बाइलोब्ड। इसको इस तरीके से कट करेंगे, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन। फाइन, और डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जब आप ये बना लेंगे डायग्राम, उसके बाद ही ये दूसरा डायग्राम बनाना है एंथर को समझने के लिए। ठीक है, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, नहीं याद रहे तो कहीं लिख लिया करो, ट्रांसवर्स सेक्शन। सेक्शन मतलब कटिंग, किस तरीके से काट है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कैसा दिख रहा है, जो दिख रहा है बस वही है। तो यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन, और ये चारों क्या कहलाएंगे, ये होंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। इन्हीं को आप बोलते हैं पॉलन साक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आगे, these are the cavities, these are the cavities in which pollen grains are formed. Hence named pollen sacs, इसलिए इनको ऐसा नाम दिया गया है। और pollen grains क्या होते हैं, pollen grains are male gametophyte. Male gametophyte means a structure or part in which gametes are present or stored. ठीक है, उस पार्ट को आप क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। गैमेट्स आर प्रेजेंट और स्टोर्ड। यहाँ रफ स्केच दिखा सकते हैं। ये हो गए मेल गैमेट्स, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन खुद गैमेट नहीं है लेकिन इसके अंदर गैमेट स्टोर है,
इसलिए आप इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि ये मेल गैमेट्स स्टोर करता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पढ़ रहे हो ना आप लोग, हाँ, तो मेल गैमेट्स ही स्टोर करेगा, फीमेल तो करेगा नहीं। बनाइए भाई डायग्राम, कंप्लीट करिए। हाँ जी, डन। अब सेकेंड लिखो इसके बाद। पहला वर्ड तो कंप्लीट हो गया, स्टेमन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा लिखेंगे पिस्टिल या फिर कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, collectively called gynoecium, collectively called gynoecium, gynoecium। gyno means female, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए gynoecium वर्ड लगाया है पिस्टिल या कार्पल के लिए। वही बात आ गई, अगर एक है तो पिस्टिल या कार्पल, और अगर बहुत सारी हैं तो कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोशियम। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लो। फ्लावर का डायग्राम खोल लो भाई, जहाँ पर आप लोगों ने बनाया है पिछली क्लास में, तो उसमें आप लोग देखेंगे इस पार्ट को बोलते हैं, ये पूरा जो डायग्राम है ये कार्पल का है, पिस्टिल का है। उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ये बीच वाली ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ओके, और यहाँ पर एक टिश्यू रहता है, इस टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। ये पूरा स्ट्रक्चर है कार्पल का। कार्पल और पिस्टिल, कुछ भी बोल लो, चाहे कार्पल बोलो चाहे पिस्टिल बोलो, दोनों लिखवा दिए। तो एक बार समझ लो, फिर बना लेना डायग्राम, अभी टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए भाई, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, इस पूरे को तो हमने बोल दिया कार्पल। ओके, तो इसका जो टॉप वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा वो जगह है जो पॉलन ग्रेन्स रिसीव करता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स दिखाया ना आप लोगों को, तो पॉलन ग्रेन्स जो रिसीव करे, जैसे अगर मैं फ्लावर का डायग्राम दिखाऊं, तो फ्लावर के डायग्राम में आप लोग देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ जो भी पॉलन ग्रेन्स ये एंथर्स रिलीज करेंगे, एंथर्स रिलीज करेंगे ना, तो वो जाके किस पर फॉल डाउन करेंगे, किस पर गिरेंगे, स्टिग्मा पर गिरेंगे। ऐसा है या नहीं? तो स्टिग्मा वो जगह हो गई जो पॉलन ग्रेन रिसीव करे, फाइन। तो इसलिए स्टिग्मा इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच एक्सेप्ट्स या फिर विच रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स। ये बहुत फीदरी होती है, रेशेदार होती है, ताकि ये ट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन्स को। अदरवाइज पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के हैं, माइक्रोस्कोपिक है, तो आप खुद सोच सकते हैं वो तो ऐसे उड़ उड़ जाएंगे, है ना, और फिर आगे का जो भी काम है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये इस तरीके से फीदरी होती है। स्टाइल जो है ये कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी से, ओके। और ओवरी जो है ये ग्लोबुलर पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है। इसके अंदर एक टिश्यू होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आई थिंक अब आप लोगों को पता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर ये है तो ये क्या काम करता होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर ये है तो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा कुछ, या फिर कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है लगातार, और डिवीजन कर करके एक स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है। उसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। अभी बनाना नहीं है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल, फाइन।
ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं? देखिए भाई क्लास, तो प्लेसेंटा ने डिवाइड कर करके क्या बना दिया? ओव्यूल बना दिया। ओव्यूल मैं यहाँ बाहर दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये जो ओव्यूल है इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो साक। ठीक है, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर बेसिकली बैठा होता है फीमेल गैमेट। ओके, तो फीमेल गैमेट जो स्टोर करे हुए है या जिसमें प्रेजेंट हो, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। जैसे वहाँ पे बताया पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट क्यों थे? क्योंकि उनमें मेल गैमेट प्रेजेंट थे, है ना। तो जहाँ पर प्रेजेंट है या स्टोर है उसको बोल दिया गैमेटोफाइट। ऐसे फीमेल गैमेट इस जगह में स्टोर है या प्रेजेंट है, तो इस जगह को क्या बोल देंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को आप क्या बोल सकते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। ये बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ओव्यूल, उसके अंदर इस पार्ट को बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, और उसके अंदर ये जो गैमेट बैठा हुआ है दैट इज फीमेल गैमेट। ओके क्लास, तो ये दो डायग्राम्स आप ये सारा कंप्लीट करो, अच्छे से बनाओ। और इसके अंदर इस जगह को बोलते हैं लॉक्यूल। लॉक्यूल का मतलब होता है कैविटी, खाली स्थान। तो इस जगह को बोलते हैं कैविटी। इसी लॉक्यूल में कौन बैठा होता है? ओव्यूल। यहाँ लिख लेना स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ऐसे लिखो, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन लॉक्यूल। लॉक्यूल में बैठा होता है ये। बनाइए भाई। देखो ये ओव्यूल कैसे बनाओगे आप लोग? पहले एक क्वेश्चन मार्क उल्टा बना देना, ठीक है। फिर उसी क्वेश्चन मार्क की डबल बाउंड्री, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर एक और इस तरीके से कवरिंग, बीच में जो स्पेस है उसको ऐसे फिल कर दो। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उसको आप लोग थोड़ा सीधा बनाना। बनाइए। ये बन जाए तो फिर ये डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख लेना, बोर्ड पे लिखवाई जा रही है। प्लेसेंटा इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that divides and redivides and differentiate। ये टर्म कुछ नया तो नहीं लग रहा ना? कोई भी चीज़ अगर डिवाइड कर रही है मेरिस्टेमेटिक से तो कभी ना कभी तो डिफ्रेंशिएट होगी, और डिफ्रेंशिएट होकर के वो कौन सा टिश्यू बना लेगी? परमानेंट। ठीक है, तो प्लेसेंटा इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड डिफ्रेंशिएट्स इनटू ओव्यूल। ओके, दैट डिफ्रेंशिएट्स इनटू ओव्यूल। आगे लिखेंगे in ovule embryo sac is present which possesses female gamete यानी कि ओवम या फिर एग।
हो गया क्लास। अब इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो कंप्लीट हो गए, सारे पार्ट्स आप लोगों को बता दिए। अच्छा ये और आप लोग लिख लीजिए ब्रैकेट में, स्टिग्मा के ब्रैकेट में, रिसीव्स pollen grains, receives pollen grains, कॉमा डाल के, feathery in appearance to trap pollens, ठीक है, pollens को ट्रैप करने के लिए feathery होती है। स्टाइल के ब्रैकेट में connects stigma to ovary, और ओवरी के ब्रैकेट में लिख लेना ग्लोब्यूलर पार्ट, ग्लोब्यूलर मतलब वही स्वलन, फूला हुआ ग्लोब्यूलर पार्ट। बाकी आप लोगों को लिखवाई दिया, प्लेसेंटा वगैरह ओव्यूल सब, ये और लिख लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीटेड। आगे लिखेंगे अब इसके बाद नंबर थर्ड वर्ड इज पेटल्स, ठीक, इसमें लिखेंगे कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, collectively called सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग देखो कोई भी फ्लावर है उसमें आप लोग पेटल्स देखते हैं, है ना। तो जब आप पेटल्स देखते हैं, सपोज रोज़ ही है तो रोज़ अगर रेड कलर का है तो उसमें रेड कलर की आपको पेटल्स दिखाई देंगी। अगर एक है तो पेटल, अगर बहुत सारी दिखाई दे रही हैं आपको तो आप उसको बोलेंगे कोरोला। ओके, तो बहुत सारी ही दिखाई देती है ना, वो तो जब हम तोड़ते हैं तो वो पेटल हाथ में आ गई, लेकिन वैसे बहुत सारी होती हैं तो इसलिए कलेक्टिवली आप उन पेटल्स को बोलेंगे कोरोला। ओके, तो ये जो पेटल्स होती हैं इनका क्या यूज़ होता है, ये फ्लावर ने अपने पास क्यों रखी हुई है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो है नहीं। रिप्रोडक्शन में पिस्टल और स्टेमन इन्वॉल्व थे, तो उनका तो समझ में आ गया हमें। फिर इन्हें क्यों नेचर ने रखा हुआ है, आप खुद सोचो कि कोई भी चीज़ अगर कलरफुल है तो कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी को अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो पेटल्स होती हैं इनके केस में क्या होता है, कलरफुल भी होती हैं, फ्रेग्रेंट भी होती हैं, ठीक। क्यों फ्रेग्रेंट होती हैं, क्योंकि ये जैसे प्रेजेंट सपोज यहाँ पर पिस्टल है ना, ये पिस्टल है और यहीं से पेटल्स वगैरह भी अराइज हो रही हैं, पेटल्स वगैरह भी आप लोगों ने दिखाई थी। तो ये जो पेटल्स का बेस हो गया या पिस्टल का बेस हो गया, यहाँ पर कुछ नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स। इन्हीं नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स को आप नेक्टरीज भी बोलते हैं। तो ये नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स नेक्टर प्रोड्यूस करती रहती हैं, जो कि एक फ्रेग्रेंट सा पदार्थ होता है ना, खुशबूदार पदार्थ होता है, स्वीट होता है। तो ये नेक्टर जो होता है ये एक फ्रेग्रेंस भी दे रहा है, स्वीट भी है कंज्यूम करने में। तो कई जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बीज हो गई, है ना, या एंड्स हो गई, या और दूसरे जो जैसे बटरफ्लाई हो गई, तो ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म हैं ये इसीलिए फ्लावर के पास आते हैं ताकि उन्हें नेक्टर मिल सके, ठीक है। ये बहुत न्यूट्रिटिव भी होता है, बहुत न्यूट्रिशन इसमें होता है, तो इससे हमें इससे उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाए। और प्लांट जो है उसने इसीलिए नेक्टर प्रोड्यूस करवाया ताकि वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों, प्लांट की तरफ आएँ, नेक्टर को कंज्यूम करें और बदले में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करवा दें। कहाँ तक ट्रांसफ़र करवा दें, पिस्टिल के सरफेस पर, ठीक है। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल ये कोई मेल प्लांट है, मेल प्लांट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है इसमें फीमेल फ्लावर्स हैं, क्लियर।
तो आप लोग जानते हैं यहाँ मेल फ्लावर्स है तो यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा, यहाँ फीमेल फ्लावर्स है तो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जब प्रॉपर फ्लावर कंप्लीट ही नहीं है तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो भी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बने, एंथर रप्चर हुआ, पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक पहुँचाने का काम 3 चीज़ें करती हैं। या तो हवा करेगी, ठीक है, अगर प्लांट एक्वेटिक है, पानी में रह रहा है तो वाटर करेगा, या फिर इंसेक्ट्स करेंगे। बात समझ में आई। अब विंड जो होती है वो जनरली, अब पता है हवा चल रही है तो हवा तो अगर चल रही है तो यहाँ तक अगर पहुँच गए तो वो आगे और पहुँचा देंगे। तो विंड थोड़ा रिस्की फैक्टर है, ये पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। इंसेक्ट्स जो होते हैं इनको थोड़ा लालच देना ज़रूरी है, अगर आप इनको लालच दोगे तभी ये काम करेंगे। तो प्लांट क्या करता है, बदले में इनको क्या दे रहा है, नेक्टर दे रहा है कि इस बहाने कम से कम आएंगे तो सही, और अगर आएंगे तो इनकी बॉडी से जब ये नेक्टर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, तो इनकी बॉडी पे, इंसेक्ट की बॉडी पे क्या चिपक जाएंगे, क्या स्टिक हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स, है ना, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स वहीं फैले हुए हैं, ठीक, और उनकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे। और जब वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाएंगे नेक्टर को कंज्यूम करने के लिए, तो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर छोड़ देंगे, इस चक्कर में रिलीज हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा के सरफेस पर आ जाएंगे। फाइन, तो यही पॉलन ग्रेन्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टेमन या एंथर से स्टिग्मा के सरफेस तक जाने का जो पूरा प्रोसेस है उसी को ही आप क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और जो काम ये करवा दे उन्हीं को ही आप क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। तो इंसेक्ट्स भी क्या होते हैं, एक तरीके के पॉलिनेटर्स। समझ गए क्लास। तो इसीलिए तो ये जो पेटल्स हैं इसलिए इतनी कलरफुल हैं, आकर्षित हैं, नेक्टर वेक्टर हैं, फ्रेग्रेंट है इनके पास, फ्रेग्रेंस है इनके पास, ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करें और जो काम कंप्लीट कराना है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि पॉलिनेशन होगा तभी आगे फिर फर्दर रिप्रोडक्शन होगा और दूसरे स्टेप्स होंगे जो हम अगली क्लास में, अगले चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो पेटल्स का रोल आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों कलरफुल है, क्यों ये इतनी फ्रेग्रेंट होती हैं। फिर अभी कुछ भी मत लिखना, मैं एक साथ लिखवा दूंगी। फिर जो 4th पार्ट आता है वो आता है सेपल्स का। सेपल्स ग्रीन पत्तियां, यहाँ पर आप देखते हैं ना ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, तो वो जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं उन्हीं को ही हम बोलते हैं सेपल्स। इनको कलेक्टिवली कैलिक्स कहा जाता है, CALYX, कैलिक्स। तो ये जो सेपल्स होती हैं या जो कैलिक्स होती हैं ग्रीन कलर की हैं, तो आप लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस तो ये करती होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, बड स्टेज का मतलब जब वो कली की फॉर्म में होता है, तो आप लोग देखते हो बाहर से, अगर आपने बर्ड देखी हो तो ग्रीन कलर की कवरिंग ही होती है उसकी चारों ओर। तो वही जो फ्लावर बड स्टेज में होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेपल्स। ये ग्रीन लीव्स ही करती हैं। तो इस तरीके से अगर कोई फ्लावर है वो बड फॉर्म में है तो ये आउटर कवरिंग जो है वो हो गई सेपल्स, और जब ये ब्लूम करेगा, खिल जाएगा, तो वही फिर बाहर आ जाती हैं, तो आप उसको इस तरीके से देखते हैं। ओके, तो सेपल्स का ये मेन काम है, ये बर्ड स्टेज में किसी भी फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, इनका मेन रोल यही है। तो चारों वॉल्स आप लोगों ने सीख लिए, पेडिसेल वगैरह पता ही है, और थैलेमस आपको लिखवा ही दिया, सारे वॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब ये आप लोग लिख लीजिए, पेटल्स और सेपल्स, फिर आगे की कहानी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल ना समझना कि पॉलिनेशन जो है या इंसेक्ट्स जो हैं वो तभी यूज़ होंगे जब फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा। ऐसा नहीं है, बाइसेक्सुअल में भी यूज़ हो जाते हैं, बट हाँ यूनिसेक्सुअल में तो डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, अगले चैप्टर्स में, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। पेटल्स में लिखो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसमें कलेक्टिवली called corolla, COROLLA, corolla. Function aids in pollination. पॉलिनेशन का मतलब लिख लेना, ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from
एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम भी दिखा सकते हैं। ये हो गए पॉलन ग्रेन्स, ये जा रहे हैं स्टिग्मा के सरफेस पर। ये हो गया पॉलिनेशन। डन बाय पॉलिनेटर्स। Pollinators, for example, insects. At the base of petals and ovary. At the base of petals and ovary, nectar producing cells named nectaries are found. इसमें लिखो नेक्टरीज, अगली लाइन में लिखना, ये सेल्स का नाम है, नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स का। नेक्टरीज प्रोड्यूस अ स्वीट फ्रेग्रेंट फ्लूइड कॉल्ड नेक्टर। फिर आगे, insects come to flowers to consume this nectar, and in return, बदले में क्या करते हैं, and return perform photosynthesis. In return perform pollination. ठीक है, बदले में पॉलिनेशन करवा देंगे और उनसे क्या ले लेंगे, नेक्टर ले लेंगे। ओके क्लास, ये कंप्लीट कर लो आप लोग। एक लास्ट पार्ट और लिखो, सेपल। ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लावर। अच्छा, आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में कुछ पिगमेंट्स पढ़े थे, याद हो तो, है ना? तो मुझे ज़रा बताना, पेटल्स के केस में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, मतलब कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा इसकी सेल्स में? क्लोरोप्लास्ट होगा या क्रोमोप्लास्ट होगा या ल्यूकोप्लास्ट होगा? क्रोमोप्लास्ट होगा, ठीक है, क्लोरो नहीं होगा। ओके, क्रोमोप्लास्ट में भी आप लोगों ने अलग अलग पिगमेंट्स पढ़े थे, कैरोटेनॉइड्स और ये ज़ैंथोफिल्स वगैरह, है ना? एक और पढ़ा था जो वैक्यूल्स के केस में था, एंथोसाइनिन। ये भूलना नहीं है, याद रखो भाई सब चीज़ें। तो वो सब पिगमेंट्स की वजह से ही डिफरेंट कलर्स आते हैं इसलिए ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो सेपल्स में लिखो ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लावर। तो ये ग्रीन है तो यहाँ पे कौन से प्लास्टिड्स होंगे? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लावर। फंक्शन, अच्छा यहाँ कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। फंक्शन, protect the flower during bud stage.
ठीक है, बर्थ स्टेज के दौरान ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है। अब एक क्वेश्चन लिखो, मेंशन दी यूनिट्स, मेंशन दी यूनिट ऑफ दी फॉलोइंग। इनकी आपको यूनिट बतानी है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला। भाई बता देंगे यूनिट, कलेक्टिवली तो पढ़ लिया तो मतलब ये एक पार्ट इनका बताना है, एक यूनिट बतानी है। तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या होगी, स्टेमन, स्टेमन से मिलके क्या बनता है, एंड्रोशियम, तो यूनिट क्या होगी एंड्रोशियम की, स्टेमन, फाइन। गाइनोशियम में पिस्टल या कार्पल कुछ भी लिख सकते हैं, कैलिक्स में सेपल और कोरोला में पेटल। ठीक है क्लास, कंप्लीट करिए इसको। डन, ओके। तो जो फ्लावर है, जिसमें एक बार अगर कंक्लूड कर दूं, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा कि जो प्लांट बॉडी है उसमें रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, ठीक है, शूट सिस्टम जो है उसी में ही फ्लावर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो फ्लावर है इसके बारे में हमने जाना कि जो फ्लावर है ये बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यहाँ रिप्रोडक्शन होता है। इसके वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं उनको आप बोलेंगे एसेंशियल पार्ट्स, और जो रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनको बोलेंगे एसेसरी पार्ट्स, है ना। तो इन चारों में से कौन से पार्ट्स एसेसरी होंगे, कैलिक्स, कोरोला, है ना, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो होंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये फ्लावर दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, कुछ प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल किस बेसिस पे कह रहे हैं वो भी हमने समझ लिया, है ना। इसके बाद आप लोगों ने और देखा कि कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, कि अगर चारों वॉल्स हैं तो कंप्लीट, एक भी मिसिंग है तो इनकम्प्लीट। ओके, तो ये सब बातें हम लोगों ने सीखी। उसके बाद हम लोगों ने सारे पार्ट्स पढ़े, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पिस्टल, सॉरी कैलिक्स और कोरोला, सबकी यूनिट्स आप लोगों को बताई गई हैं, सबके फंक्शंस आप लोगों को लिखवाए गए हैं। ये चीज़ें अच्छे से पढ़ना क्योंकि इन सब का यूटिलाइजेशन अगले चैप्टर में है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में। ठीक है ना क्लास, तो अब आप लोग अगली हेडिंग बनाओ। अगले टर्न पर ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा, तो इसके बाद नया चैप्टर ही हम लोग शुरू करेंगे, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। छोटा सा ही चैप्टर था ये, इसमें बचा कुछ है नहीं खास, इन्फ्लोरेसेंस है, ब्रैक्ट्स वगैरह हैं, है ना, पेरियंथ है और एंथर वगैरह, और इन सब की क्लासिफिकेशन है कि एक हैं तो क्या नाम देंगे, फ्यूज्ड है तो क्या नाम देंगे। तो वो कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। तो अगली क्लास में ही अब हम कंटिन्यू करेंगे ये, ठीक है। आज तो टाइम हो गया, आप लोग अगली क्लास के लिए हेडिंग बना के छोड़ दो, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पेरियंथ। ठीक है, तो ये अगली क्लास का टॉपिक रहेगा, इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, इतना आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लेना, और कमिंग क्लासेस में टेस्ट वगैरह भी होने के चांसेस हैं, तो उसमें सेल और टिश्यू जो है ये आप अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की क्लास में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।